हेलो स्टूडेंट, यह वीडियो मैं सॉलिड स्टेट का बना रहा हूँ। स्पेशली इस साल नीट और जेई मेंस और ओयूटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। और एक्सक्लूसिवली यह वीडियो मैं डेडिकेट कर रहा हूँ जितने बच्चे हैं हमारे ईटेक एंट्रेंस क्लासेस के, उनके लिए। ठीक है, इस पेंडेमिक कंडीशन में, इस टफ़ टाइम में हम लोग कोरोना से जब लड़ रहे हैं, सब बच्चे ऑनलाइन होकर पढ़ पा रहे हैं। और थोड़ा सा नेटवर्क एरर होने के कारण मैं एक दूसरे तरीके पे अल्टरनेट वे में काम कर रहा हूँ। और बच्चों, ये आपके लिए एक्सक्लूसिव है, बने रहें हमारे साथ। आज मैं इस वीडियो में पूरा सॉलिड स्टेट को कवर करूँगा जितने भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम फिक्स है आपके नीट में, और जेई मेंस में भी ये क्वेश्चन फिक्स है। ओयूटी में 1 या मोर देन 1 होगा। यह 12th क्लास का पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। सॉलिड स्टेट से पहले एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि जेई एडवांस से यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जनरली, और जो जेई मेंस या नीट के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, और वह आपका है ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, ब्रैग्स इक्वेशन जो है, इसको फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। देखो यहाँ पे d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सामने एक बना हुआ है लो इमेज, जिससे क्लियर दिख रहा है d और थीटा, ये सब। बस ये चीज़ थोड़ा सा अलग था और ये स्किप ना हो जाए इसीलिए मैं पहले बता दिया इसको। ठीक है, d क्या है, डिस्टेंस आपके सामने दिख रहा है डिस्प्ले पे सब कुछ, तो ये चीज़ एक अलग था। इसको हम साइड करते हुए अब आते हैं सीधे टॉपिक पे, जिसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमारा जेई मेंस और नीट के लिए मेनली है। हम जानते हैं कि सॉलिड जो है दो टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वह रिजिड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, आपको हाई डेंसिटी होगी, शार्प कट ऑफ एज होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, और वहीं अगर एमरफस है तो एमरफस है तो क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और एमरफस अगर है तो उसके पास क्या होगा, लो मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा, एक रिजिड शेप साइज नहीं होगा। ठीक है, 3D अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो सकता। इसके अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ टॉपिक पे, थोड़ा सा क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो क्रिस्टल सिस्टम को लिए हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस 14 होता है। आपके सामने जो अभी डिस्प्ले पे दिख रहा है, इसको याद रखना ज़रूरी है। और इसको NCERT पेज नंबर 10-11 पर भी जाके देख सकते हो, वहाँ पे बना हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको और मतलब ईजी कर दिया हूँ, और क्या बोलते हैं, अरेंज कर दिया हूँ एक जगह। जैसे हम जानते हैं कि क्यूबिक है या ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, या फिर रोम्बोहेड्रल है। जो भी हमारे पास ये 7 सिस्टम दिख रहे हैं, जो 7 सिस्टम दिख रहे हैं, सब के सब क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक्जियल एंगल और एक्जियल लेंथ। एक्जियल एंगल को अपन इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, सामने दिख रहा है ना, उसको अपन इंटरसेप्ट भी बोलते हैं, सामने इधर इंटरसेप्ट। और एक्जियल एंगल को क्रिस्टल एंगल भी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं एक नंबर पे, जो हमारा है यहाँ पे फर्स्ट वन, दैट इज क्यूबिक। क्या है हमारा, क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक है अगर तो ध्यान रहे, पहले बात करेंगे एक्जियल एंगल जो होंगे, एक्जियल लेंथ सामने दिख रहा है, सारे एक्जियल लेंथ A इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, और एंगल क्या होंगे, A इक्वल टू B इक्वल टू G। यहाँ पे देखो अल्फ़ा बीटा गेमा भी ले सकते हो, ABG लिखा हूँ, ये भी चल सकता है, जैसे आपको मन करे। NCERT ने अल्फ़ा बीटा और गेमा का टर्म में लिया है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गेमा, जिसको मैंने A इक्वल टू B इक्वल टू G लिया है। ऑल आर एंगल 90 डिग्री। एग्जाम्पल है PB, HG, AG, AU, डायमंड, NaCl और ZNS। देखो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्जियल एंगल, एक्जियल लेंथ और एग्जाम्पल, और कुछ याद रहे या न रहे, एग्जाम्पल याद होना चाहिए भाई। यहाँ पे दूसरा है ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ पे जो A B के इक्वल नहीं है और B C के इक्वल नहीं है। ठीक है, बट A B के बराबर, इसके देखो जो एंगल है ना, वह सब बराबर है 90 डिग्री के। एग्जाम्पल है KNO2 और K2SO4। ठीक है, वैसे तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में A B के बराबर होता है, बट B C के बराबर नहीं होता है, लेकिन एंगल क्या होंगे, सारे बराबर होंगे, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। फिर इसके एग्जाम्पल है TiO2 SnO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक। ठीक है, जहाँ पे A B के बराबर नहीं है और B C के बराबर नहीं है, बट एंगल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर होता है 90 डिग्री का।
हाँ अल्फ़ा गेमा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल है CaSO4.H2O, उसका ट्राई क्लिनिक है, ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है, ना एंगल में और ना ही आपको लेंथ में, ठीक है, और लेंथ कोई 90 डिग्री भी नहीं है। फिर है हेक्सागोनल, A B के बराबर है बट B C के बराबर नहीं है, और एंगल दो 90 डिग्री है और एक कैसा है आपको 120 डिग्री। एग्जाम्पल याद रखें MG, SiO2, Zn और CD। फिर है रोम्बोहेड्रल, यहाँ पे A B C बराबर है बट A और G बोले तो अल्फ़ा और गेमा 90 डिग्री, लेकिन बीटा 90 डिग्री बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल AS SB BI CaCO3। मेन चीज़ यहाँ पे है ना बेटा, मेन चीज़ जो है आपको एग्जाम्पल याद रखना है। यहाँ पे क्या है, कौन कौन से किसके एग्जाम्पल है। ब्रेविस्लैटिस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें पूरे चैप्टर में इंट्रोडक्शन जानना है, डिटेल में जब पढ़ते हैं तो क्यूबिक के बारे में, तो आगे जो भी बातें होगी क्यूबिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम पर यूनिट सेल। आपके सामने जो दिख रहा है, ठीक है, यह क्यूब है, एक टाइप का क्यूब दिख रहा है, मतलब सारे एंगल और सारे लेंथ क्या होंगे यहाँ पे बराबर होंगे। देखा जाए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर है, और नंबर ऑफ कितने कॉर्नर है 8, और एक कॉर्नर पे हमेशा कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, 1/8 का। सोचो कि एक कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे, एक जो कॉर्नर ले रहे हैं अपन, या ऊपर वाला जो कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे मैं एक क्या करूं, बॉल रख दूं, और उस बॉल को कवर करना हो तो ऐसे ऐसे एक कॉर्नर इसके पीछे, एक कॉर्नर इसके बगल में, एक कॉर्नर उसके पीछे, 4 हो गया, और 4 ऊपर लगेंगे, मतलब 8 एक कॉर्नर पे, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 का। तो आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम एट कॉर्नर कितना होगा 8 × 1/8 मतलब 1, और नंबर ऑफ़ एटम इन द फेस कितना होगा, यहाँ पे क्या है, सिंपल क्यूब है, फेस में कुछ नहीं है तो 0 है, बॉडी में कुछ नहीं है तभी क्या होगा 0 है। टोटल नंबर कितना हो गया 1। हेयर ओनली वन एटम जस्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर एंड ईच कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8। ओके, आगे देखो नेक्स्ट है, उसको सिंपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC है मतलब BCC हैव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एटम ऑन ईच कॉर्नर एज वेल एज इट्स बॉडी सेंटर। से दिख रहा है यहाँ पे ना, बॉडी के सेंटर में है यहाँ पे और कॉर्नर पे है ही, तो किस में जाएगा BCC में। तो कॉर्नर से 1 हो गया और बॉडी सेंटर से 1 हो गया, दोनों मिलाए कितने हो गए यहाँ पे, टोटल 2 हो गए। देखो ध्यान से, यहाँ पे फेस में कुछ नहीं है। तीसरा है हमारा फेस सेंटर और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यूनिट से, FCC बोलते हैं इसको। फेस सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर पे रहेगा ही रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ एवरी फेस। और कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो एक ऊपर है, एक नीचे है, एक दाएं है, एक बाएं है, एक आगे एक पीछे है, तो 6 फेस है। तो फेस में कितना होता है कंट्रीब्यूशन आधा का, तो 6 फेस है तो 3 हो गया, और एक कॉर्नर पे है तो कितना हो जाएगा 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर FCC इज 4। ठीक है, चलिए तो SCC में 1, BCC में 2 और FCC में 4। आगे बढ़ते हैं। पैकिंग इफिशियंसी क्या है ना कि एक क्या बोलेंगे, एक सॉलिड जो है ना, जो सॉलिड है वह कितना अंदर से पैक्ड है, कितना डेंस है, इसको बताने के लिए हमें ये मालूम करना पड़ता है कि कितना उसके अंदर खाली है। अगर जितना खाली है उतना माइनस कर देंगे तो बचा हुआ उतना डेंस कहलाएगा। इस चीज़ को बोला जाता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें 100 लेना जरूरी है। बहुत बार यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कि FCC है या BCC है या SCP है या CCP टाइप है, तो कितना परसेंट वैकेंट होगा। ध्यान से सुनो, कितना परसेंट वैकेंट होगा। अगर हमें इतना मालूम है कि कितना परसेंट पैक्ड है तो ऑफकोर्स बता पाएंगे कितना परसेंट वैकेंट होगा। एक बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट का, खासकर मेडिकल का, FCC में देके पूछा है कि कितना वैकेंट है। तो भाई यहाँ पे फिर से रिपीट कर दूँ, FCC बोले या HCP बोले या CCP बोले, उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट सेल, इसको Z बोलते हैं, 4 होता है। दिख रहा है डिस्प्ले में इधर आपके स्क्रीन पे। और
यहाँ पे जो रिलेशन एस्टेब्लिश होता है एज लेंथ और रेडियस के बीच में, यहाँ ध्यान दो, रेडियंस है ना ए और रेडियस के बीच में, तो आर इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2√2 और पैकिंग एफिशिएंसी होता है इसका 74%। वैसे ही BCC है तो यूनिट सेल पार्टिकल कितने होते हैं 2 और रेडियस आर इक्वल टू √3/4a, ओके, √3/4a। पैकिंग एफिशिएंसी 68% और सिंपल है भाई, ठीक है। तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे 1, आर इक्वल टू a/2 और पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा आपको 52.4%। देखो बेटा ये वीडियो तो आपके सामने है ही, जहाँ जहाँ टेबल मिले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसका स्क्रीनशॉट ले लेने का। यहाँ पे पॉज किए और स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और है, यहाँ तक आए हैं तो एक फार्मूला और देख लें जहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल 2 जगह बनता है मेनली, एक डेंसिटी से और दूसरा एज लेंथ से। तो अभी एज लेंथ के लिए आपको यहाँ रेडियस के टर्म में फॉर्मूला दिया हुआ है, तो रेडियस पूछ ले या एज लेंथ पूछ ले, इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखो ये सामने दिख रहा है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके। और अगर यहाँ से ना हो तो आपसे पूछेगा सिंपली यहाँ से डेंसिटी बताओ, तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के लिए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस के यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला है, डेंसिटी आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि आर के टर्म में एक फॉर्मूला हमने मेंशन किया। आर क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इनटू मास नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो उसके टर्म में लेके आएंगे तो आर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल इंटू मास नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू NA, या और क्या बोल देंगे आर इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाई V इंटू NA। अच्छा, इसके अलावा एक फार्मूला और डायरेक्टली NCERT का स्टेटमेंट है, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा उसको ध्यान लो, ठीक है। होता है ना D इक्वल टू Z इंटू M डिवाइड बाई NA इंटू AQ। Z नंबर ऑफ पार्टिकल है, M इसका मास है, A आपका एज लेंथ है और दूसरा क्या बच गया N आपका एवोगाड्रोस नंबर है। यहाँ पे लेंथ हमेशा PM में लेते हैं, पिकोमीटर PM में लेते हैं, ध्यान रहे। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब देखो वॉइड, 2 टाइप का वॉइड होता है भाई, 2 टाइप का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। कौन कौन होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो अब यहाँ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, या ऐसे बोलो 2 इंटू नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का डबल क्या होता है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है मालूम है, आप 1 2 3 स्पेयर ले लो, 3 बॉल समझो, 3 बॉल जो है ना अपन खेलते हैं गेंद बॉल ले लो, ठीक है, और उसको तीनों को टच करके एक प्लेन में रख दो और देखो उसके बीच से जो बन रहा है ना छोटा सा वाइड, जो फ्री स्पेस होल बन रहा है ना, वह वाइड है और उसको अपन मान के चलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। और वैसे ही अरेंजमेंट उसके ऊपर थोड़ा सा उसके गैप गैप पे रख दो ऊपर 3 और, तो बन जाएगा 6 से, उसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वाइड। इनके अलावा और भी तरीके होते हैं बनाने के लिए। अब देखो आगे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो, यह टेबल आपके सामने जो दिख रहा है भाई ये इम्पॉर्टेंट है, यह इम्पॉर्टेंट टेबल है आपके सामने दिख रहा है, ध्यान रहे। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हो रहा है तो ज्योमेट्री लीनियर होगा और रेडियस जो है वो रेडियस जो है लेस देन 0.11155 होगा। एग्जाम्पल है BF2, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3 है तो प्लेन ट्राइंगल होगा। एग्जाम्पल है ALCL3 और वहाँ पर रेडियस रेशियो जो है ना x वो राइज करेगा 0.155 से लेके आपको और 0.225 तक, ठीक है। उसके अलावा अगर टेट्राहेड्रॉन है तो एग्जाम्पल है इसका जेडनेस, कितना बार एग्जाम्पल पूछा है, सीधे एग्जाम्पल देकर पूछता है बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा या फिर ज्योमेट्री कितना होगा, ठीक है। रेडियस रेशियो तो हम लोग निकाल भी पाते हैं क्योंकि एक कैटायन और एनायन का रेशियो है, तो वो तो ईजिली हो जाएगा, निकल जाएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर होने के कारण यहाँ पे एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। तो कोई पूछा आपको टेट्राहेड्रॉन का एग्जाम्पल क्या है तो क्या बोलेंगे अपन, जेडनेस, और टेट्राहेड्रॉन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है।
अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी होता है, और उसका एग्जाम्पल है NaCl। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीज़ मिला, टेट्राहेड्रॉन और स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रॉन का एग्जाम्पल है ZnS, स्क्वायर प्लेनर का एग्जाम्पल है PtCl4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बनता है, ऑक्टाहेड्रॉन भी बोलते हैं इसको, उसका एग्जाम्पल है आपको NaCl। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो BCC होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, एग्जाम्पल है इसका CHCl। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और एग्जाम्पल। अब आते हैं आयनिक, जो है ना आयनिक स्ट्रक्चर है, आयनिक सॉलिड है, उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर कौन कौन से अलग अलग हैं। ऐसे देखोगे तो NCERT में लास्ट में सब दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो जैसे आपने सुना होगा रॉक सॉल्ट टाइप या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको मैं पहले स्ट्रक्चर बोलूँगा, फिर एग्जाम्पल बोलूँगा, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि इसलिए कि डायरेक्टली हमें याद रखना है कि रॉक सॉल्ट कौन सा है, रॉक सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है। नाम से ही क्लियर है, रॉक सॉल्ट है भाई, सॉल्ट यहाँ से मिलेंगे दबा के आपको, फटाफट एकदम याद रखना। अल्कली मेटल कंपाउंड यहाँ पे एग्जाम्पल में है। रॉक सॉल्ट में NaCl, KCl, LiCl, RbCl, दी ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो क्लोराइड सब में है, क्लोराइड एक एनायन है, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि एनायंस मतलब क्लोराइड आयन फॉर्म FCC यूनिट एंड कैटायन दैट इज M+ और Na+ और K+ और Li+ और Rb+, जो भी एग्जाम्पल में दिया है। कैटायन ऑक्युपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आई रिपीट, एनायन कहाँ रखेंगे FCC और कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसीलिए यहाँ पे Z=4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझने का एक और तरीका है, एक स्फीयर से, एक एटम से जितने एटम या जितने स्फीयर डायरेक्टली टच होंगे वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। दूसरा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ZnS और BeO। यहाँ पे जो एनायन है मतलब ZnS में से H2- वह FCC यूनिट बनाएगा। कैटायन है जो Zn2+, वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे जाएगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, इसलिए Z4 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है इसका 4 होता है, ठीक है। जो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, या फ्लोराइड पूछा गया है JEE में, प्रीवियस ईयर पूछा गया है फ्लोराइड का एग्जाम्पल, ठीक है। फ्लोराइड का एग्जाम्पल है CaF2, यही पूछा गया था, ठीक है। UO2 एंड THO2, CaF2 याद रखने पूछा गया है। यहाँ पे Ca2+ FCC यूनिट में पाया जाता है और F- जो एनायन है वो टेट्राहेड्रल पे रहता है, इसका Z4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। और थोड़ा सा और बता दूं, कैटायन का 4 था और एनायन का 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। नहीं, एनायन का 4 होता है और आपको कैटायन का 8 होता है, सही है। एनायन का 4 और कैटायन का 8 होता है, सही है। अब एक है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल है Na2O। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है Na2O, K2O एंड Rb2O। ये जितने एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ ना, सब के सब आपको NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, क्लियर मेंशन है उसमें कौन कौन से हैं। इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए खासकर सॉलिड स्टेट जब भी पढ़ें तो मेरा आपसे पहला रिकमेंडेशन है कि आप NCERT बुक ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे खासकर लास्ट के प्रॉपर्टी को, डिफेक्ट को, ऐसे एग्जाम्पल को, अगर इतना चीज़ आप नहीं पढ़ पाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसको हो सके तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, इस जहाँ जहाँ आपको टेबल दिख रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहीं से मिलेंगे। और मेरे बात को आपको चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और फिर देखो इसमें मिल रहा है कि नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर देखो, तुम 10 साल पुराना उठा लो, 20 साल उठा लो, 30 साल का पेपर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जितने ही इन्फॉर्मेटिव है से मतलब आइडियाज़ हैं इस चैप्टर से, सारे के सारे मैंने कोशिश किया है कवर कर देने के लिए। यहाँ पे देखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या था भाई, Na2O, K2O एंड Rb2O। यहाँ पे जो ऑक्साइड आयन FCC बनाता है और मेटल आपको टेट्राहेड्रल वाइड पाया जाता है। ऑक्साइड कहाँ पाएगा भाई, ऑक्सीजन कहाँ पाया जाएगा FCC के सेंटर पे, और मेटल पाया जाएगा आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर। सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर जो है वह सीजियम के जितने भी हैलाइड्स हैं सब शो करते हैं। हैलाइड बोले तो हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
ये चारों के चारों हैलोजेंस में आते हैं। जब रिएक्ट करेंगे सीजियम से तो कंपाउंड बनेगा, उसको हम लोग सीजियम हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइलाइट्स जो है वह हाइलाइट्स आयन आर प्रिमिटिव क्यूबिक वाइल द मेटल आयन ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के सेंटर में मेटल पाया जाएगा, ठीक है, और प्रिमिटिव पोजीशन पर क्यूब के हैलाइड आयन पाए जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 8 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ऐसे भी तुम चेक कर लो, किसी क्यूब के अंदर बीच में रख के देखो एक को, और उसके सराउंडिंग कितने पाए जाएंगे, 8 कॉर्नर पे बड़े बड़े स्फीयर है जो टच हो रहे हैं बीच वाले छोटे से स्फीयर से, तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर उसका, ऑफ कोर्स 8 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और है, ऐसे तो मतलब थोड़ा सा अलग लेवल का चीज़ है यार, ठीक है, फिर भी तुम याद रखना, याद नहीं सुन लो ऐसे ही, ये तुम्हारे एनसीईआरटी से बाहर का मामला है। ठीक है, पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर जो है ना, इसका एग्जांपल है CaTiO3 और BaTiO3। ये काम का उतना नहीं है, थोड़ा सा ये सब एडवांस लेवल कंटेंट है तो इसमें डाल दिया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, स्पिनल एंड इन्वर्स स्पिनल स्ट्रक्चर जो होता है, इसका एग्जांपल है MgAl2O4 और ZnAl2O4, Fe3O4, FeCr2O4, ये सब इससे एग्जाम्पल है। ये दोनों उतना काम का नहीं है, बाकी सब आपको याद रखना है। कौन कौन से रिकॉल कर दूँ, रॉक सॉल्ट एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiCl, RbCl, अब जिंक ब्लेंड, ZnS, BeO, फ्लोराइड स्ट्रक्चर CF2, UO2 एंड THO2, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O, K2O और Rb2O, सीजियम हैलाइड स्ट्रक्चर ऑल द हैलाइड ऑफ सीजियम। यह 5 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। यहाँ पे इतना जब देखे हैं, अब थोड़ा सा आते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल बेड। क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं, डिफेक्ट में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आऊँगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है, उसको थोड़ा अलग से देखेंगे, पहले हम लोग डिफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, और डिफेक्ट में मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि डिफेक्ट बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जेईई मेंस वाले। बेटा डिफेक्ट आपके लिए समझो कि ये अगर इसको नहीं पढ़े तो पेपर में आपके लिए डिफेक्ट खड़ा कर देगा। ये डिफेक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम 2016, 17, 18 का पेपर निकालो, 19 का भी निकाल लो, इनफैक्ट दिख जाएगा। इस साल जनवरी में हुआ था, उसको पेपर उठा कर देख लो। डिफेक्ट पूछता ही पूछता है, प्रॉपर्टी और डिफेक्ट एकदम आता ही आता है। डिफेक्ट के ऊपर डायरेक्टली पॉइंट की बातें करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 टाइप का डिफेक्ट होता है, स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, उसके अंदर 2 होते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन कौन से हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट से रिलेटेड 4 पॉइंट बताता हूँ, याद रखना, एग्जाम्पल भी इसमें इंक्लूड है। और फ्रैंकल डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे, 4 पॉइंट, उसको भी याद रखना है। ठीक है, तो फिर से बोलूँ मैं, 2 टाइप का डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और नॉन स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और उसके अंदर फिर आता है आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्सेस में क्या होता है ना, कभी कैटायन एक्सेस होगा तो एनायन कम हो जाएगा, और एनायन एक्सेस होगा तो कैटायन कम हो जाएगा। उसी को डेफिशिएंसी के तौर पे अलग तरीक़ा से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला है स्कॉटकी डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब देखो होता क्या है, सम ऑफ द लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल आर अनऑक्युपाइड। मान जाओ एक अरेंजमेंट है, प्लस प्लस माइनस माइनस, मान जाओ हमने लिया Na प्लस Na 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 प्लस Na प्लस Na प्लस, लगातार एक रो में लिखते जा रहे हैं Na प्लस Na प्लस। उसके नीचे हम लिख दिया Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, फिर लिख दिया उसके नीचे Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, फिर लिख दिया Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। इस तरह से अरेंजमेंट हमने कर दिया। ठीक है, अब कहीं से सम ऑफ द लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल आर अनऑक्युपाइड, कहीं पे मतलब खाली रह गया। जब खाली रह जाएगा तो अब देखो यहाँ पे Na प्लस हो या फिर Cl माइनस हो, कोई भी खाली हुआ ना, जब खाली होगा तो इसका मास क्या होगा, कम, और मास जब कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था Na प्लस और Cl माइनस का। अब Na प्लस और Cl माइनस एक आयंस है कि नहीं, यह आयंस हैं। अब यहाँ से आयंस जब मिसिंग होगा तो वहाँ पे आयनिक इम्बैलेंस भी होगा। ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस के कारण एज अ रिजल्ट क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाएगा। कहाँ कम क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच द फॉलोइंग डिफेक्ट राइज इन
डिक्रीज इन डेंसिटी इन आयनिक कंपाउंड। इसमें कौन से डिफेक्ट के कारण आयनिक कंपाउंड में हमारा आयनिक कंपाउंड में आपको डेंसिटी कम हो जाता है? तो ध्यान रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्कॉट की डिफेक्ट। स्कॉट की डिफेक्ट होगा तो वहाँ से किसी एक पॉइंट से कोई क्रिस्टल अनऑक्युपाइड रहेगा और जिसके कारण डेंसिटी कम होगा। ठीक है। फिर बताया जाता है कि एपियर्स इन आयनिक कंपाउंड इन विच एनायंस एंड कैटायंस आर नियरली सेम साइज। हाँ, यह किस में होगा भाई? जरूरी चीज़, यह आयनिक कंपाउंड में होगा और जहाँ पे एनायन और कैटायन का साइज क्या है? लगभग सेम है, नियरली सेम है, उसमें होगा। जैसे एग्जाम्पल NaCl एंड KCl। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह स्कॉट की डिफेक्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। यह आयनिक कंपाउंड में होगा जहाँ पे कैटायन एनायन का साइज बराबर होगा। इसके अंदर होता क्या है? एक पॉइंट पे क्रिस्टल अनऑक्युपाइड रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पे मास कम होता है और मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। एग्जाम्पल है NaCl एंड KCl। तुम देखोगे उठा के NCERT बुक में परफेक्टली एक मतलब डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, दूसरे वन है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकल, स्कॉट की अगर नहीं आया तो फ्रैंकल पूछे जाते हैं और लोग बहुत अच्छे से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसके कारण डेंसिटी पे अफेक्ट पड़ता है, किसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको बता दूं, फ्रैंकल से याद रखना कि डेंसिटी के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। अब देखो किस में होगा? यह वैसे कंपाउंड में होता है जहाँ पे जो नेगेटिव आयंस है ना, एनायंस जो हैं, उनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है कैटायन के साइज से। आई रिपीट, फ्रैंकल डिफेक्ट इज occurs in such types of crystal in which negative ion are much larger than positive ion। सबसे बड़ी बात, साइज डिफरेंस हो गया, एनायन का बड़ा है, कैटायन का छोटा है। ठीक है। अब होता क्या है समझो, आयन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड ऑक्युपाई द इंटरस्टेशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है समझो। किसी एक पार्टिकुलर रो में या पार्टिकुलर कॉलम में कैटायन आयन को तुम अरेंज कर लो। सपोज करो कि हमने एक दो चार रो में अरेंज कर दिया। अब देखोगे तो वहाँ कुछ कॉलम भी दिखेगा, कुछ रो भी दिखेगा, प्लस माइनस करके समझ सकते हैं अपन। ऐसे जो अरेंजमेंट है ना, हमने कैटायन एनायन को जैसे अरेंज किया है, वहाँ पे होता क्या है कि मान जाओ किसी एक रो से एक एनायन, ठीक है, किसी एक रो से किसी एक एनायन या कैटायन अपना पोजीशन छोड़ के दो लोगों के बीच में चला जाए और दो लोगों के बीच का पोजीशन कहलाता है इंटरस्टेशियल पोजीशन। ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक आयन डिसलोकेट हुआ, अपना जगह छोड़ के दो आदमी के बीच में चला गया। अब तुम मुझे बताओ कि जब पूरे सिस्टम में, पूरे कंपाउंड में कोई चीज़ कमी हुआ ही नहीं, कुछ मिस हुआ ही नहीं, क्या हुआ? पोजीशन बदला इस जगह से उस जगह पे, है ना। मान जाओ तुम लोग क्लास में पढ़ रहे हो, 50 बच्चे हैं, अब उसमें से करूँ मैं 10 बच्चों को बाहर निकाल लूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। लेकिन अगर 10 बच्चे एक जगह से उठकर दूसरे जगह बैठ जाएं तो उससे क्लास की डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेम चीज़ यही है फ्रैंकल में पोजीशन डिसलोकेट होता है, यहाँ से वहाँ चला जाएगा, लेकिन कभी बाहर नहीं होगा। स्कॉटकी में क्या होता था? वहाँ है ही नहीं, मिसिंग है। और जब मिसिंग है तो वैसे हालात में क्या होगा? डेंसिटी कम होता था स्कॉटकी में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी कम नहीं होगा। यहाँ पे डज नॉट अफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण डेंसिटी के ऊपर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। एग्जाम्पल देखो, AgBr और ZnS, दो एग्जाम्पल है इसके। AgBr और ZnS दो एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर मैं आपसे कंपैरेटिव मैनर में कंपेयर करके पूछूं तो फटाफट हम लोग बोलेंगे। देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट है तो वह उसमें होगा जहाँ पे नेगेटिव आयन बड़ा होगा और पॉजिटिव आयन छोटा होगा। यहाँ पे आयन डिसलोकेट होगा। ठीक है।
अपने जगह से इंटरस्टेलर पे जाएगा और डेंसिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और एग्जाम्पल है AgBr और ZnS। वहीं स्कॉटकी में क्या है कि यह तभी होगा जब एनायन और कैटायन का साइज क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। उसके अलावा ये किसी पॉइंट पे क्रिस्टल अनऑक्युपाइड रह जाएगा स्कॉटकी में, और जिसके कारण डेंसिटी कम होगा। इसका एग्जाम्पल है NaCl एंड KCl। तो यह दो डिफेक्ट हुए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में नाम थोड़ा सा सुन लो, थोड़ी सी डिटेलिंग भी सुन लो, 4 लाइन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मतलब एक्सेस है तो दो बात हो सकता है, आइदर एनायन की वैकेंसी हो या कैटायन ज़्यादा हो। क्या हो सकता है, कैटायन ज़्यादा हो जाए या फिर एनायन कम हो जाए। कैटायन ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, कैटायन इफिशियंसी, एंड एनायन क्या होगा, डिफिशियंसी। कैटायन एफिशिएंसी ज़्यादा हो गया और एनायन डिफिशियंसी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आया नया टर्म, एफ सेंटर। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। एफ सेंटर कलर से रिलेटेड है। एफ सेंटर क्या होता है, होल प्रोड्यूस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन विच इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। होल प्रोड्यूस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायन विच इज ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। एफ सेंटर एक कलर से रिलेटेड फिनोमिना है, पोजिशनिंग है, ठीक है। जो होता क्या, यहाँ पे एक होल बन जाता है क्योंकि एक एनायन एब्सेंट हुआ। और एनायन एब्सेंट क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ऑक्युपाई कर लिया। एक एफ सेंटर सेंटेंस सुन लो बस। नेक्स्ट वन है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में कहने का मतलब है कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट इज ड्यू टू या अकर्स ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल। वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल के अलग अलग वैलेंसी होने के कारण। अब एक चीज़ इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा और सुन लो। ये वेरिएबल वैलेंसी से याद आया, जो ये डिफेक्ट है ना, इसका नाम है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड में होता है। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड वह कंपाउंड होते हैं जिनके कंपाउंड में होल नंबर रेशियो नहीं होता। होल नंबर रेशियो नहीं होता। और इससे मैं एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Fe के ऑक्साइड को, आयरन का ऑक्साइड 1:0.92, 1:0.96 एंड 1:0.98। आपको 3 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था, उठा के चेक कर लेना। NCERT बुक में क्लियर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यह वहाँ से आपको याद आया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड वैसे होते हैं जिनका होल नंबर रेशियो नहीं होता। और थोड़ा सा मतलब एक होता है ना लमसम, ओवरव्यू तरीका से बता रहा हूँ, रफली आइडिया दे रहा हूँ, समझना। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, खासकर 3D एलिमेंट्स, ये लोग फेमस हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बनाने के लिए। इनके वेरिएबल अलग अलग वैलेंसी होता है, और जब अलग अलग वैलेंसी होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, यह चांसेस है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बना दें जिनका रेशियो होल नंबर नहीं हो। और वैसे कंपाउंड में जो डिफेक्ट निकल के आएगा वह डिफेक्ट कहलाएगा आपको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। और उसी का एग्जांपल है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे जो हमारा डिस्कस कर रहे थे कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल। वेरिएबल वैलेंसी ऑफ मेटल, वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण यह होता है। अब इसमें क्या होता है यह समझो। व्हेन वन ऑफ द पॉजिटिव आयंस इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय सम नियर बाय मेटल आयन ऑक्युपाइंग 2 चार्जेस इंस्टेड ऑफ 1। अब समझो ध्यान से, यह होता क्या है कि एक पॉजिटिव आयन मिस कर गया अपने पोजीशन से, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है वह उसको बैलेंस कर रहा है अगल बगल वाला जो प्रेजेंट था उससे,
ठीक है, और इस कारण उसके ऊपर 2 चार्ज हो गया, चार्ज 1 होना चाहिए था। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। तो यह तो बातें डिफेक्ट से रिलेटेड था। थोड़ा चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा जिसको आप खुद पढ़ना है, ठीक है, जिसको आपको खुद से देखना है, वह है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। सॉलिड के प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रहे, ठीक है, कि एनसीईआरटी बुक पलटना है, लास्ट में जाना है, और 2 चीज़ बोल रहा हूँ, 2 टॉपिक आपको देखना है वहाँ पे, 2 प्रॉपर्टी। एक है आपका, ठीक है, एक पहला चीज़ पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे पढ़ना है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेना। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे ना, तो जहाँ से आपको मिलता है यहाँ पे, हाँ, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे आप पायरो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, अलग अलग। अब वहाँ काम का करना है आपको, केवल एग्जाम्पल याद रखना है, केवल ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है आपको, केवल एग्जाम्पल याद रखना है। वैसे ही आपको, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में याद रखना है एग्जाम्पल, हम पढ़ते हैं ना, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो होता है ना, अलग अलग। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अगर हमारे पास कोई बोले कि भाई हमारे पास मतलब पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब है पैरामैग्नेटिक में होता है लार्ज नंबर ऑफ, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लार्ज नंबर नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो उसको वीकली अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के कारण जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कि यह पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर अट्रैक्ट करने के जगह पे वह रिपेल करना शुरू कर दे, समझो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया किसी सिस्टम के साथ में, और सिस्टम ने उसको रिपेल करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलते हैं अपन, मतलब क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक के रीजन बताया जाता है, डायमैग्नेटिक का रीजन ये होता है कि उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पैरामैग्नेटिक का रीजन ये होता है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो वैसे केस में न डाय रहा न पैरा रहा, वो फेरोमैग्नेटिक हो जाता है, तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। आपको केवल एंड केवल एनसीईआरटी बुक पलट के वहाँ से आपको देखना है कि कौन कौन सा चीज़ इसमें मेंशन है, कौन कौन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ओनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लेने हैं, और कुछ नहीं लेना है भाई, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को यहाँ पे कवर कर दिया। आपको जाके बस इसे देख लेना है एक बार, जितना मैंने बताया पूरी चीज़ क्लियर है, सारे थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन क्लियर है। आप इसको जब पढ़ लेते हो तो मुझे टेक्स्ट करो, ठीक है, टेक्स्ट करो मुझे, और या मेल करो, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा या फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगा क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।